नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पैट के सिलेबस में जो संविधान दिया हुआ है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है साथियों मूल कर्तव्य। ठीक, ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जिसकी आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसी वजह से मुश्किल से 15-20 मिनट की क्लास में ही ये समाप्त हो जाएगा। और अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे तो वहाँ पर ये आपको मिलेगा, सिलेबस में आपको प्रॉपर दिया हुआ है। ठीक है, तो आज इसी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, मौलिक कर्तव्य के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए ओके, तो सबसे पहली जो चीज़ आपको याद रखनी है मूल कर्तव्यों के बारे में, इन्हें हम कहते हैं साथियों, इनको हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये क्या है? ये है मौलिक कर्तव्य। अब ये भारतीय संविधान के किस भाग में है तो आपको याद रखना है साथियों, ये है भाग 4A में। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद पूछेगा तो आपको जवाब देना है अनुच्छेद 51A में। तो भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में उल्लेख है किसका? फंडामेंटल ड्यूटीज का। अब यहाँ पर जो शब्द है कर्तव्य, इसको थोड़ा समझना आवश्यक है कि आखिरकार कर्तव्य क्या होता है। देखो, कर्तव्य और अधिकार, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर आप समझ लो, क्योंकि एक के साथ जुड़ा हुआ है मूल अधिकार जो हमने अंतिम क्लास में पढ़ा था, और एक के साथ जुड़ा हुआ है मूल कर्तव्य। मूल तो दोनों के साथ जुड़ा हुआ है फंडामेंटल, लेकिन एक है अधिकार, एक है कर्तव्य, तो ये अंतर समझना आवश्यक है। देखो, अधिकार जो होते हैं वो हमारा हक है, ठीक है, और उन्हें कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होती है। अगर भारत में कोई भी व्यक्ति आपके मूल अधिकारों का हनन करता है तो आप इसके लिए न्यायालय का सहारा ले सकते हो। ये बात हम लोग जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है या कोई व्यक्ति मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह कोर्ट में जा सकता है या उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर आप किसी के मूल अधिकारों का हनन करेंगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन जब कर्तव्य की बात आती है तो कर्तव्य थोड़ा सा अलग है। देखो, कर्तव्य वो चीज़ें हैं जो आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको देश के नागरिक होने के नाते करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, आपको हमारे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, इन सब का सम्मान करना चाहिए, और ये हमारा एक नैतिक दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि आप ऐसा करें। लेकिन भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत का सम्मान नहीं करते हैं। भारत में एक समुदाय तो ऐसा है जो ये साफ साफ कहता है कि हम कभी भी राष्ट्रीय गीत नहीं गाएंगे, क्योंकि उसमें वंदे मातरम है, देश की माता, मतलब देश को माता मान करके उसकी प्रार्थना की जा रही है, तो हम तो नहीं मानेंगे। तो कुल मिला के ये कर्तव्य है, और कर्तव्य जो होते हैं ये बाध्यकारी नहीं होते हैं, याद रखना। कर्तव्य वो चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। जैसे आपको गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, आपका कर्तव्य है, लेकिन बहुत से लोग गरिया देते हैं गुरु जी को। आपको माता पिता का सम्मान करना चाहिए, आपका कर्तव्य है, लेकिन बहुत से लोग उठा करके अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ जाते हैं। तो कर्तव्य जो है वो बाध्यकारी नहीं है और इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है। इनको कोर्ट ले जा सकते हो आप, लेकिन इनको कोर्ट नहीं ले जा सकते। ये कोर्ट में ले जा करके इन पर डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एक बेसिक अंतर। तो मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4A में, अनुच्छेद 51A में आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा, अगर हम देखें तो इनकी संख्या कितनी है। ठीक है, अगर कोई पूछे इनकी संख्या कितनी है तो इनकी जो संख्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इनकी जो संख्या है कि कितने हमारे मूल कर्तव्य हैं, तो जो जब इन्हें जोड़ा गया था, इनकी संख्या की अगर हम बात करें तो जो मूल संख्या थी इनकी वो थी कितनी? वो थी 10। यानी जब इन्हें जोड़ा गया था भारतीय संविधान में तब इनकी संख्या थी 10। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है साथियों? तो वर्तमान में इनकी संख्या है 11। 11वां कौन सा जोड़ा गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है वो है 6 से 14 वर्ष के
बच्चों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे बच्चों को पढ़ने भेजें। ठीक है, हाँ। और ये जो कर्तव्य है साथियों, ये कब जोड़ा गया है? तो ये तभी जोड़ा गया है जब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला। यानी इसको जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 में। तो 86वें संशोधन 2002 के माध्यम से इस कर्तव्य को जोड़ा गया। क्योंकि बच्चे तो देखो, कोई बच्चा खुद से स्कूल जाना नहीं चाहता, बच्चे रोते पीटते हैं स्कूल जाते टाइम, है ना। तो ऐसे में जो उनके अभिभावक हैं, उनका ये कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय भेजें ही भेजें। ये उनका मौलिक कर्तव्य है, क्योंकि जब वो उनको पढ़ने भेजेंगे तभी तो वो पढ़ेंगे। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? बच्चों की, बच्चों के माता पिता की है। अब मान लो अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने स्कूल नहीं भेज रहा, बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं वो नहीं भेजते अपने बच्चों को पढ़ने स्कूल, तो उनको जेल नहीं भेजा जाएगा कि आप इस मूल कर्तव्य का उल्लंघन कर रहे हो, चलो आपको जेल डाल दें। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये उनकी जिम्मेदारी है कि भेजे तो भेजे भैया, ना भेजे तो तुम्हारा बच्चा है, आप देखिए। बात समझ रहे ना? इसीलिए मैंने कहा कि मूल कर्तव्य कोर्ट में नहीं ले जाए जा सकते, अर्थात मूल कर्तव्य बाध्यकारी नहीं। ठीक है, तो जब संविधान बना था, जब इन्हें जोड़ा गया तब इनकी संख्या थी 10, यानी जब इन्हें जोड़ा गया तब इनकी संख्या थी 10, वर्तमान में कितने हैं? 11। अब आपको याद रखना है कि किस समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया। तो साथियों याद रखना, इन्हें संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? इन्हें भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, कब जोड़ा गया? उस समय जोड़ा गया जब देश में इमरजेंसी जैसा माहौल था, यानी 1976 में। और उस समय, अच्छा, इस समिति में टोटल मेंबर कितने थे? तो याद रखना, टोटल मेंबर थे 12 सदस्य थे, जिसके हेड थे सरदार स्वर्ण सिंह। ठीक है, तो इसी वजह से इसका नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और इसको 1976 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। दूसरा आपको याद रखना है, इस समय पीएम कौन थे? तो पीएम थे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इस समय भारत की प्रधानमंत्री थे। दूसरा ये भी याद रखना है कि इनको किस देश से ग्रहण किया गया है साथियों? तो इनको सोवियत संघ से लिया गया है। हमने मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? सोवियत संघ से प्रेरित हैं। यानी हमारे मौलिक कर्तव्य कहाँ से प्रेरित हैं? तो आप जवाब दोगे यूएसएसआर, यानी सोवियत संघ से ये प्रेरित हैं। ठीक है, और स्पेशली जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, यानी इनको न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता। इनको कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते कि साहब कोई आदमी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे मौलिक कर्तव्य जो कि भारतीय नागरिकों से उम्मीद की जाती है कि आप इनका पालन करें। अब एक एक करके जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनको एक एक करके हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला है यहाँ पे 51A, क्योंकि 51 तो पूरा ही है, उसी में 51A है। अच्छा, 51A में भी हम देखेंगे तो 51A में पहला, क्योंकि 51A तो पूरा है, उसमें ये पहला जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या है? वो है संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान। संविधान का पालन करना, संविधान का पालन करना एवं राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय या राष्ट्रगान का सम्मान। ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है कि हमें भारतीय संविधान का पालन करना चाहिए और जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज हैं
और राष्ट्रगान है, इसका हमें सम्मान करना चाहिए। अब वैसे तो ये कोई कहने की बात नहीं है, ये तो भाई जो भी देश में रह रहा है उसको पता ही है, लेकिन आप ये सोचो कि जब संविधान बन रहा था तो लोग इतने समझदार थे कि उनको लगा कि इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में इंदिरा गांधी को महसूस हुआ कि लोग जाहिल हैं और उन्हें ये चीज़ समझानी पड़ेगी कि ये देश की धरोहर है और इनका सम्मान हमें करना चाहिए। इसीलिए 1976 में इन्हें जोड़ा गया कि आप ये करो कि संविधान का पालन करो तथा राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान तुम्हें करना चाहिए हर हालत में। और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान की तो बात ऐसी है कि इनके लिए प्रॉपर ध्वज संहिता बनी हुई है, अगर आप इनका अपमान भी करोगे तो जेल जाओगे, ध्यान रखना। फिर आता है 51A में दूसरा। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है उन महान आदर्शों को सजोना और उनका पालन करना जिन्होंने हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरित किया। ठीक है, उन महान आदर्शों को सजोना तथा उनका पालन करना जिन्होंने हमें स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरित किया। आपको इसको नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। दूसरा हमारा कर्तव्य है कि हम उन महान आदर्शों को सजोएं अपने हृदय में जिन्होंने हमें स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरित किया। देश की आज़ादी बहुत लंबे समय तक चली, 1857 से भी आप काउंट करोगे तो 1947 तक 90 साल होते हैं। 90 साल लंबा संघर्ष किया हमने, और इस संघर्ष में बड़े पैमाने पे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। मंगल पांडे से स्टार्ट करो और अंत तक आ जाओ आप, तो जाने कितने क्रांतिकारी शहीद हो गए। ठीक है, भगत सिंह शहीद हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए, मंगल पांडे शहीद हो गए, खुदीराम बोस शहीद हो गए। दुनिया भर की लंबी लिस्ट है। कुछ तो ऐसे महान क्रांतिकारी हैं जिनके बारे में शायद हम और आप जानते भी नहीं। तो जो लोग हमारी स्वतंत्रता के लिए देश पर कुर्बान हो गए, जो इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए शहीद हो गए, कम से कम वो किन आदर्शों का पालन कर रहे थे उसको हमें दिमाग में रखना चाहिए और उनका पालन भी करना चाहिए। अब ये चूंकि बाध्यकारी तो है नहीं, इसीलिए बहुत सारे लोग आपने देखा होगा गांधी जी को ही गरिया देते हैं, तो गांधी जी बेकार आदमी थे, फलाना ढिमकाना, गांधी ने ये किया, गांधी ने वो किया, है ना। लेकिन अब आप देखिए देश तो भाई स्वतंत्र है ना। दूसरा, चूंकि ये बाध्यकारी तो है नहीं कि आप उनका सम्मान करो तो लोग उन्हें अपमान भी कर देते हैं। तो दुनिया है इसका नाम, है ना, और भारत तो स्वतंत्र देश है, तो यहाँ जिसके मन में जो आता है वो करता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़। अच्छा, इसको आप चाहो तो इस तरीके से भी हाँ नोट कर सकते हो, इसको इस तरीके से याद हम कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में 1 2 3 करके नहीं आएगा। ये आएगा 51A, 51AB और 51AC। ठीक है, फिर है 51AC। 51AC क्या है? 51AC है संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को बनाए रखना। संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना एवं उनकी रक्षा करना। ठीक, ये अगला हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हमें अपने देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है तथा उसको बनाए रखना है। ठीक है, फिर है 51AD। ठीक है, चलिए 51AC तक हमने पढ़ लिया, और फिर है 51AD। 51AD क्या है? 51AD है साथियों, देश की रक्षा करना तथा जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। देश की रक्षा करना तथा
ज़रूरत पड़ने पर सेवा देना। ठीक है, आपका भी कर्तव्य है कि आप देश की रक्षा करें। अब देश की रक्षा करने का मतलब ये नहीं कि बॉर्डर पर चले जाओ। देश की रक्षा करने का मतलब साथियों ये भी हो गया कि अगर आप अपना कूड़ा सड़क पर नहीं फेंक रहे हो, आप सड़क पर गंदगी नहीं फैला रहे हो, आप उत्तराखंड हिमाचल घूमने जा रहे हो और वहाँ प्लास्टिक वेस्ट छोड़ के नहीं आ रहे हो, वहाँ ग्लेशियर पर प्लास्टिक छोड़ के नहीं आ रहे हो, बुग्यालों को गंदा नहीं कर रहे हो, तो ये भी देश की रक्षा है। आप पानी बचा रहे हो, ये भी देश की रक्षा है। आप ट्रैफिक रूल्स का पालन कर रहे हो, ये भी देश की रक्षा है। जरूरी नहीं कि सरहद पर जाकर के दुश्मन को पाकिस्तानी और चाइनीज को पेला जाए वही देश की रक्षा है, नहीं। आप अपने तरीके से देश की रक्षा कर सकते हो। और ज़रूरत पड़ने पर अगर कोई इमरजेंसी है तो हमें देश में ज़रूरत पड़ने पर हमें सेवाएं भी देनी हो देश को, तो हमें वो देनी चाहिए। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि ये बाध्यकारी नहीं है, और अभी तक भारत में ऐसी स्थिति बनी भी नहीं है कि ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि लोगों को जो है देश सेवा के लिए बुलाया जाए। लेकिन निश्चित रूप से बुलाया जाएगा तो बहुत सारे लोग इसमें आगे भी आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आगे बढ़ते हैं। आगे है 51A डी के बाद 51A ई। ई क्या है? ई है साथियों, भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई तथा क्षेत्रीय विविधताओं से परे सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना तथा महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग। तो ये क्या है? इसको मैं सामान्य रूप से अगर आपको बता दूं तो इसका मतलब है भाईचारे की भावना का विकास, भाईचारे की भावना का विकास तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग जो महिला सम्मान विरोधी हो, महिला सम्मान के विरोध में। यानी हमें भाईचारा बनाना है देश में, ठीक है, सब जाति धर्मों के लोगों को साथ मिलकर के रहना है, देश को साथ आगे बढ़ाना है, और ऐसी सारी प्रथाएं जो महिला सम्मान के विरोध में हो उनको त्याग देना है, उनको हटा देना है। ऐसी सभी परंपराओं को जो महिला सम्मान के विरोध में हो, जो महिलाओं की गरिमा को नीचा कर रहे हों, ऐसी सभी परंपराओं को हमें त्याग देना चाहिए, ऐसा कह रहा है आर्टिकल 51AE। ठीक है, याद रखना। आगे है 51AF। अच्छा, इनको याद कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल चिंता वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसानी से। फिर है 51AF। ई के बाद क्या आएगा? F। F क्या है? F है हमारी मिलीजुली संस्कृति तथा समृद्ध विरासत को महत्व देना तथा उसका संरक्षण करना। ठीक है, हमारी संस्कृति की रक्षा तथा उसको महत्व देना। तो हमारी जो संस्कृति है उसको हमें बचाना है। संस्कृति मतलब जो हमारा कल्चर है, जैसे हम लोग किसी से मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं हाथ जोड़ के, हमारा कल्चर है, इसको हमें बचाना चाहिए। हम अपने बुजुर्गों के, अपने गुरुजनों के, देखिए भारत में बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि जातिवाद है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने बहुत बार ऐसा देखा है और मैंने खुद भी ऐसा कई बार किया है कि जो भी हमारे गुरुजन होते हैं, जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, हम जाति धर्म से हट करके उन गुरुजनों का सम्मान करते हैं, उनसे प्रणाम करते हैं और उनके चरण स्पर्श करते हैं। उस वक्त हम ये नहीं देखते कि वो किस जाति के हैं, और तो और धर्म भी भूल जाते हैं। अगर वो मुस्लिम है तब भी हम उनके पैर छुएंगे, और तो और मैंने मुस्लिम विद्यार्थियों को हिंदू गुरुजनों के पैर छूते हुए देखा है। तो ये थोड़ा सा, ये हमारा कल्चर है, इसको थोड़ा बचाए जाने की आवश्यकता है। राजनीति ने हर जगह जातिवाद घुसा दिया है कि हम ऊंची जात हैं, ये नीची जात हैं, ये ऊंची जात वाले हैं और ये हमारा शोषण कर रहे हैं। इससे समाज में विघटन होता है, तो इससे बचने की आवश्यकता है। और जो हमारी संस्कृति है उसको हमें बचाना है, उसकी रक्षा करना है और उसे महत्व भी देना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को इस संस्कृति का महत्व नहीं समझाएंगे
तो वो फिर हमें वृद्धाश्रम ही छोड़ के आएगी, ध्यान रखना। अगर हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो बुढ़ापे में उनका फल भी भोगने को तैयार रहिएगा। फिर आता है 51A जी। एफ के बाद क्या आ जाएगा? जी। इनको कैसे याद करना है मैं आपको बहुत आसानी से बता दूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। जी में क्या है? जी में है साथियों वन, झील, नदियां, वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना, उसकी रक्षा करना तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। यानी शॉर्ट में अगर मैं लिख दूं तो जीव जंतु, पर्यावरण को सुरक्षित करना, ठीक है, तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव। ये है साथियों 51A जी। हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करना है, जीव जंतुओं को सुरक्षित करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम हर चीज सरकार पे नहीं छोड़ सकते कि सब कुछ सरकार करेगी, सब कुछ वन विभाग करेगा। नहीं भाइयों, जहां तक हमसे संभव हो सकता है हमें इन चीजों पर काम करना चाहिए और उन्हें सुरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। और जितने भी जीवित प्राणी हैं हमारे आसपास, उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। हर प्राणी को, बहुत से ऐसे दुष्ट लोग होते हैं, ठीक है, जो प्राणियों पर दया भाव नहीं रखते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, डंडे से मारते हैं, उनका शिकार करते हैं। तो ऐसे धूर्त लोगों को भी सोचने की आवश्यकता है कि कल को आपको भी ऐसे कोई मारे तो आपको कैसा लगेगा। और ये हमारा भी मौलिक कर्तव्य है साथियों कि हम उन जीव जंतुओं के प्रति दया भाव रखें, ठीक है। अगर आप किसी को कुछ खिला नहीं सकते हो, किसी कुत्ते को 2 रोटी नहीं डाल सकते, तो उसको लाठी मारने का भी आपको कोई अधिकार नहीं। और फिर जैसा करोगे वैसा भरोगे, भाई सनातन हिंदू धर्म की परंपरा है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। आज आप किसी कुत्ते को मार करके उसकी टांग तोड़ डालोगे तो बुढ़ापे में तुम भी बहुत कस के पेले जाओगे। और अब तो इतना फास्ट हो चुका है सिस्टम कि बुढ़ापे का भी इंतजार नहीं होता, 2-4 साल में ही आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि प्राणियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। इसके आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा 51AH। फिर आ जाएगा 51AH। AH क्या है? AH है वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद तथा सुधार की भावना का विकास करना। देखेंगे मानवतावाद, वैज्ञानिक सोच का विकास करना। ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम अपने अंदर मानवीय मूल्यों को जगाए रखें, इंसानियत को जगाए रखें और साइंटिफिक टेम्परामेंट की ओर आगे बढ़ें, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हम आगे बढ़ाएं तथा मानवतावाद को आगे बढ़ाएं और वैज्ञानिक सोच का विकास करते हुए अपने को बेहतर बनाएं, ऐसा कहता है 51AH, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक। फिर है 51AI। H के बाद क्या आएगा? H के बाद आएगा साथियों I। I क्या है? I है साथियों सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा तथा हिंसा से दूर। भाई हमारा ये कर्तव्य है कि हम सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति क्या होती है? सार्वजनिक संपत्ति होती है हमारी रेल है, हमारा बस है, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो भी सरकारी संपत्ति है सब सार्वजनिक संपत्ति है। अब जैसे मैं पंचायत सचिव हूँ तो मैं बहुत बार क्या करता हूँ, गांव में जो है पंचायत घर बने होते हैं, है ना, तो पंचायत घर में हम अक्सर करके पंचायत घर को सुंदर बनाने के लिए उसमें टाइल लगवा देते हैं, ठीक है। सामुदायिक शौचालय होते हैं तो उनमें हम टाइलीकरण करवाते हैं, ठीक है, वाश बेसिन लगवा देते हैं। लेकिन लोग ऐसे हैं कि लोग क्या करते हैं, लोग इन्हें तोड़ डालते हैं ईंटें मार के। छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, टाइलों पे ईंटें मार रहे हैं तो टाइल टूटेगा। वाश बेसिन को तोड़ डाला, उसकी टंकी उखाड़ ले गए, उसका पाइप उखाड़ ले गए, और तो और मैं आपको क्या बताऊं, ये तक होता है
कि अगर कोई सड़क बनी है इस तरीके से, मान लो किसी के घर के आगे इंटरलॉकिंग हमने करवाई, ठीक है, और लोग क्या करते हैं, अब इंटरलॉकिंग होती है तो लोग क्या करते हैं कि इंटरलॉकिंग होने से सड़क ऊंची हो जाती है, सड़क ऊंची हो जाती है तो उनका घर चला जाता है नीचे। भाई यहाँ पे उसका घर था, है ना, और जब इंटरलॉकिंग होती है सड़क ऊंची हो जाती है तो घर नीचे चला जाता है। तो लोग क्या करते हैं, रात में अपने घर के सामने की इंटरलॉकिंग उखाड़ देते हैं, ठीक है, इंटरलॉकिंग उखाड़ी, उसकी बालू निकाल के अपने घर में डाल ली, जो अंदर मिट्टी होती है, जो रोड़ी पड़ी होती है उसको निकाल के अंदर डाल लिया, और फिर दोबारा से इंटरलॉकिंग लगा दी। अब इससे होता क्या है, इससे होता है कि उनके घर के सामने सड़क ऐसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने घर के सामने की मिट्टी को दबा दिया और इंटरलॉकिंग लगा दी। अब होगा क्या, होगा जब बारिश आएगी तो यहाँ पानी भरेगा, फिर यही आदमी चिल्लाएगा, फिर शिकायत करेगा, IGRS डालेगा, हमारे पास आएगा कि पानी भर गया, पानी भर गया। पानी भरा ही क्यों? पूरी गली में तो कहीं नहीं भर रहा, तुम्हारे घर के सामने क्यों भर रहा है? क्योंकि तुमने उसको कुछ छेड़खानी करी। तो ये लोग सोचते नहीं है ऐसा, वो सोचते हैं सब कुछ सरकारी है, वो सब जो है उड़ा दो जैसे उड़ाना चाहो। दंगा होता है तो लोग बसों में आग लगा देते हैं। अब इनसे पूछा जाए, भैया कोई नेता, कोई अधिकारी कभी बस में बैठ के जाता है क्या? उसमें कौन बैठता है? आम आदमी, ठीक है। लोग जो है ट्रेन में बैठते हैं, और ट्रेन में बैठने के बाद जो गद्दी होती है, अगर गद्दी में थोड़ा सा भी छेद है तो उसमें उंगली डाल के उसके अंदर का सब माल मसाला निकालते रहते हैं, जो अंदर फोम भरा है उसे खोदते रहते हैं, खोदते रहते जो बड़ा गड्ढा कर देते हैं। मेरी मोटरसाइकिल की सीट पे एक छोटा सा गड्ढा था। अब ब्लॉक में खड़ी रहती है वो, तो लोग उसके ऊपर बैठते हैं, तो खाली बैठे हैं तो क्या करें, उसे गड्ढे कोई आज के समय में उन्हें कुरेद के पूरी सुरंग बना दी है मेरी मोटरसाइकिल में। कहने का मतलब है लोगों की आदत है, और ऐसा नहीं वो जानबूझ के कर रहे हैं, वो बस कर रहे हैं। अगर आप उनसे पूछो कि अरे ये तुम क्यों कर रहे हो, तो अरे अरे सर सॉरी सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। वो उनकी आदत में है, बैठे हैं तो उंगली चल रही है, वो छेद में घुसती रहेगी उंगली, और जब तक अंदर पूरी सुरंग नहीं बन जाएगी, पूरा हाथ नहीं घुसा देगा, तब तक मानेगा नहीं वो। अब चलो ये तो मेरी बाइक है, मैं उसको देख लेता हूँ हर एक आध 2 घंटे में, लेकिन ट्रेन में कौन देखने आ रहा है? ट्रेन में कोई देखने आ रहा। तो 8-10 घंटे का अगर किसी का सफर है तो पूरा उसमें सुरंग का जाल बना देगा वो। ऐसे ऐसे लोग, तो ये हमें ध्यान रखना है, ज़्यादा हिंसा से दूर रहना है। ये हो गया आई। आई के बाद क्या आएगा साथियों? आई के बाद आएगा 51A जे। जे क्या है साहब? जे है व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना, ठीक है। व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करना। उत्कर्ष यानी आगे बढ़ना, एक ही बात है। तो हमें लगातार इस बात पर जोर देना है कि हम अपने पर्सनल कैपेसिटी में, और अगर कहीं कोई सामूहिक कोई जॉइंट प्रोग्राम चल रहा है उसमें भाग लेकर के अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इसी को बेहतर ढंग से करने के लिए तो सरकार ने स्किल डेवलपमेंट योजना शुरू करी थी। प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट योजना क्या है? वो यही तो है कि सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से, व्यक्तिगत गतिविधियों के माध्यम से लोगों को कुछ स्किल दिया जाए और लोग कुछ सीख सकें, कुछ नया, कुछ हाथ के कारीगर बन जाएंगे, तो फिर अच्छे से आगे तरक्की कर पाएंगे और अपना जीवन बेहतर बना पाएंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक। बाकी यूपी में तो बहुत सारे युवा हाथ के कारीगर हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग हाथ के कारीगर हों, ठीक है। चलो ठीक है उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। और फिर आता है इसमें लास्ट 51 के जो है सबसे लास्ट में जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? तो कुछ अलग से नहीं है, जो मैंने आपको सबसे प्रारंभ में बताया वही है। और क्या है? ये है साथियों 51 कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय भेजें, ठीक है। अब हमने ये सब पढ़ तो लिया, अब हम इसे याद कैसे करेंगे वो देखो, ठीक है। हाँ चलो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ ये हमें याद कैसे करना है, पेपर में आएगा तो हम कैसे कर पाएंगे। देखो
सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है 51A। ए से आप कर दो A1। A1 क्वालिटी का क्या है? हमारा संविधान। तो संविधान का हम पालन करेंगे, संविधान हमारा A1 क्वालिटी का है। तो ए से मतलब पहला A1 क्वालिटी का है, जिसमें लिखा हुआ है संविधान का पालन करेंगे, तथा राष्ट्रीय ध्वज भी हमारा 1 नंबर है और राष्ट्रीय गान भी 1 नंबर है, इनका हम पालन करेंगे। तो ए से A1 क्या है? हमारा संविधान है, उसका हम पालन करेंगे। फिर आता है बी से आप कर दो क्या? बी से आप कर दो हमारा बाबू सोना। ठीक है, बाबू सोना। अब बाबू सोना जो आप लोगों का है वो आपके लिए आदर्श है कि नहीं? बिल्कुल आदर्श है साहब। उससे बढ़िया आपको कोई लगता है क्या दुनिया में? नहीं लगता। तो जो भी आपका बाबू सोना है वो आपका आदर्श है, उसको संजोना है, उसको बचा के रखना है, वरना कोई दूसरा उठा ले जाएगा उसको। अगर थोड़ा भी तुम्हारा खूंटा कमजोर हुआ तो गैया खुल जाएगी। तो बाबू सोना को बचाना है, उसके आदर्शों पे चलना है तथा उसको बचा के रखना है। ठीक है, हाँ। फिर आता है 51C। 51C को कैसे याद रखेंगे? सी को हम ऐसे याद रखेंगे कि देखो, सी जो आता है ये आता है अल्फाबेटिकली नंबर 3 पे आता है ना, 3 नंबर पे आता है ABC। तो इसमें देखो क्या है? संप्रभुता, एकता और अखंडता। सही है, ये भी हमारे 3 हैं, एकता, अखंडता और संप्रभुता, ये भी 3 है और सी भी 3 पे आता है। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो। फिर आता है डी। डी से हम क्या याद रखेंगे? डी से हम याद करेंगे कि डी से है साहब, डी से है ये डिफेंस। डी फॉर डिफेंस। डिफेंस मतलब क्या? रक्षा करना। तो वही तो है, देश की रक्षा करना। डी से डिफेंस, डी से देश की रक्षा। 51A डी में आपको मिलेगा डी फॉर डिफेंस। डिफेंस मतलब देश की रक्षा हम करेंगे। तो इससे आप लोग समझ सकते हो। फिर आता है 51E। ई से आप क्या याद रखोगे? ई से आप याद रखो इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब सब लोग बराबर हैं, सब लोग एक जैसे हैं और सब हमारे भाई हैं। ठीक है ना? तो इस ई से हम बना लेंगे क्या? ई से हम बना लेंगे इक्वलिटी। ठीक है, इक्वलिटी हम बना लेंगे। इक्वलिटी, तो इक्वलिटी बना लेंगे। इक्वलिटी मतलब सब लोग एक बराबर हैं, सब लोग हमारे भाई हैं, तो भाईचारे की भावना का हम लोग विकास करेंगे। फिर आता है एफ। एफ से हम क्या बनाएंगे? एफ से हम बनाएंगे फैशन। एफ से हम क्या बनाएंगे? फैशन। भाई संस्कृति हमारी, हमारी फैशन ही, हमारी संस्कृति ही हमारी फैशन है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? नहीं, ठीक है, हमारा संस्कृति ही हमारा फैशन है, धोती कुर्ता ही हमारी फैशन है। बात समझ रहे हैं? हमारा नमस्ते करना ही हमारी फैशन है, हमारा कल्चर है। तो इसको आप इस तरीके से याद रखना। जी से याद रखो क्या? जी से याद रखो, जी फॉर क्या होगा? ग्रीन। और ग्रीन क्या होगा? हमारा पर्यावरण। तो पर्यावरण की बात जी में है, जी फॉर ग्रीन, ग्रीन से हमारा पर्यावरण। फिर आता है एच। एच फॉर क्या होगा? एच फॉर होगा ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मतलब मानवतावाद। आई बात समझ? एच फॉर क्या होगा? ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मतलब मानवतावाद। तो ह्यूमैनिटी मतलब मानवतावाद। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आई, आई की हम बात करेंगे तो आई को हम किस तरीके से जोड़ेंगे? देखो, आई जो आता है ये आता है इंग्लिश अल्फाबेट के 9 नंबर पे। 9 मतलब नो। नो मतलब नहीं। नहीं मतलब क्या? कि हिंसा से नो कहना है हमें, हिंसा को नो कहना है, हिंसा से दूर रहना है। आई, आई से 9, 9 से 9। ठीक है, आई से 9, 9 से 9। ठीक। फिर आता है जे। जे से हम क्या याद रखेंगे? जे से हम याद रखेंगे ये है जॉइंट। जॉइंट मतलब एक साथ, यानी सामूहिक। सामूहिक क्रियाकलाप, जॉइंट क्रियाकलाप हम किसके अंतर्गत करेंगे? आर्टिकल 51A जे के अंतर्गत करेंगे। और सबसे अंत में क्या था? सबसे अंत में था के वाला, जो हमने स्टार्टिंग में देखा है ना, यहां पर था, ये रहा। ठीक है, तो के वाला था ये। और के से हम क्या याद रखेंगे? के से याद रखेंगे किड्स, यानी बच्चे। तो बच्चों से ही तो जुड़ा है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को पढ़ने भेजें। ठीक है, तो ये हुआ साथियों आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, जिसमें मैंने आपको पूरे के पूरे फंडामेंटल ड्यूटीज आपको बता दिए।
उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको समझ आया होगा। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए मैंने जितना भी पढ़ाया है इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप अच्छे से ज्वाइन करो, वहाँ पर आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हो, अपने डाउट वगैरह पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।